हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 16। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो रुत के पास आती है और कहती है कि मैं शायद हम आज के बाद कभी ना मिल पाएँ, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वो उसको एक गिफ्ट देती है, मतलब कि बॉक्स देती है। वो कहती है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, जहाँ तक हो सकता है कि हम तुम्हारे बर्थडे पर ना मिल पाएँ। तो यहाँ पर जो रुत है वो बॉक्स खोलता है, तो उसमें वो हैंकी होता है। जिससे हैंकी की डिमांड उसने उससे की होती है कि अगर तुम मेरे बर्थडे पर मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे वो एक हैंकी चाहिए जो मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझे दिया था, जिस पे उन्होंने मेरा नाम लिखा था। और उस बॉक्स में उनकी जो शादी की रिंग है वो भी होती है। तो यहाँ पे जो रुत है उसे वापस करता है, कहता है कि तुम इसे रख सकते हो, मेरे बर्थडे पे देना। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि शायद हम ना मिले इसलिए इसे तुम रख सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि जो रुत है वो भी उसे एक गिफ्ट देता है। वो एक्चुअली उसको उसके घर के पेपर देता है, क्योंकि जब स्वाम ने मजाक में रुत से कहा होता है कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे क्या चाहिए, तो स्वाम कहती है मुझे एक घर चाहिए। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो उससे कहती है कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, वो भी उस बंदे के लिए, ना वो तुम्हारी वाइफ है ना ही कुछ लगती है तुम्हारी, फिर भी तुम इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हो उसे। तो यहाँ पे जो मैं रुत है वो कहता है कि देखो तुम्हारी मर्जी है, मैंने अपनी तरफ से मुझे जो देना था वो दे दिया, तुम इसे लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। तो जो स्वाम है वो रोने लगती है। यहाँ पे जो रुत है उसको चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो है स्वाम की फैमिली और जो उसके फ्रेंड्स वगैरह उस घर के पास आते हैं। वो घर काफ़ी बड़ा होता है, अच्छा घर होता है, अच्छी एरिया में होता है। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो कहती है कि वो इंसान समझता क्या है कि एक घर देके मेरी बेटी को खरीद लेगा, और तभी वो उस घर के अंदर जाती नहीं है। फिर अंदर से आवाज़ आती है, अरे वाह यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी है। उसकी मॉम खुशी खुशी अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी डा है वो अपने हस्बैंड एक से कहती है कि अब तो स्वाम का डाइवोर्स हो गया, अब तो तुम उसके पास वापस चले जाओगे ना। तो यहाँ पे जो हमारा एक है वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, मतलब हर टाइम वही बात करती रहती हो, तुम्हें लड़ाई करने में मजा आता है क्या? हम साथ में भी बैठ के खाना भी तो खा सकते हैं, क्यों फालतू में लड़े जा रही हो? मैं नहीं जाने वाला उसके पास। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपने डिटेक्टिव ऑफिस में आती है, सारे के सारे जितने भी उसके साथ के काम करने वाले लोग होते हैं उसके साथ होते हैं। फिर वहाँ पे जो अंकल थवान है उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा हो इस काम की वजह से, मतलब कि वो उसके साथ एक काम के चक्कर में गई थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको उससे प्यार हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब मैं चाहती हूँ अंकल कि ये जो केस है आप इसको ख़त्म करके रहें, और जो क्रिमिनल्स हैं, जो दोषी हैं, उनको पकड़वा के रहें। मैं चाहती हूँ जो बेल के, बी के और जो लेफ्टिनेंट के मारने वाले हत्यारे हैं उनको सज़ा मिले। तो यहाँ पे जो हमारे अंकल हैं, अंकल तुआन उससे कहते हैं कि तुम विश्वास करो, अब जो ये केस है ये ख़त्म होकर ही रहेगा और जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सभी लोग जो है उस स्वाम को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, कम्फर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब पूछते हैं कि अब तुम बिल्कुल भी मत रोना, अगर तुम्हें मतलब कि अगर तुम अपसेट फील करो तो तुम हमारे पास आ जाना। सब उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं अच्छा अंकल, जब मैं मेरी पूरी हो जाएगी, ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, अब उसके पेपर वगैरह जब आ जाएंगे तो फिर मेरे को आप जॉब दिलवा देना। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी रुत है और सुख है जो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुख है वो जो एग होता है उसके अंदर का जो यॉक होता है उसको बाहर निकाल के रख देती है और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपना फैटी होता है इसलिए मैं इसको नहीं खा रही हूँ। यहाँ पे जो तीरक है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, पर जो हमारा रुत है उसको याद आती है कि जो हमारी स्वाम है उसको एग का यॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा डिलीशियस कुछ भी नहीं हो सकता, और उसको उस टाइम पर स्वाम की याद आती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर हैं वो सारा सामान मतलब कि पैक होते हुए देख लेते हैं, वो देखते हैं कि वो लोग कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो चुपचाप उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये लोग एक्चुअली में जा कहाँ रहे हैं। सारी की सारी फैमिली, यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी फैमिली जो है अपना सामान शेड कर रही होती है नए घर में। तभी वहाँ पे जो स्वाम के फादर वो आ जाते हैं, कहते हैं ओहो नया घर खरीद लिया, वो भी इतना बड़ा घर, मैं तो अभी इस घर में ही रहूँगा। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो कहती है कि स्वाम का घर है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे उसके फादर वो कहते हैं कि मैं तो इसी घर में रहूँगा, कौन देखते हो मुझे कौन रोकता है। तो तभी जो स्वाम है वो कहते हैं कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी होगी जो यहाँ पे आएगा जो नहीं आएगा। तभी जो स्वाम का फ्रेंड एकदम से उनको धक्का देता है, कहता है कि बहुत दिन हो गए, बचपन से तो मैं देखता आ रहा हूँ हमेशा, मतलब अपने अपने चलाते हो, एकदम से धक्का देता है। तो यहाँ पे जो स्वाम के फादर वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारी ना नज़र मेरी लड़कियों पे है और तुम इनमें से मतलब बताओ पीओएल के हस्बैंड बनना चाहते हो स्वाम का। तो यहाँ पे जो एकदम से उसका जो फादर है वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों का फादर हूँ ही नहीं, और अगर आज सच की बात चली रही है तो मैं एक बात बताता हूँ कि जो पीओएल है मतलब कि जिस इंसान ने इसका रेप किया था, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं ही वो बंदा हूँ, मैं ही हूँ। तो यहाँ पे जो पीओएल है ये बात सुन के बिल्कुल एकदम से डिस्टर्ब सी
जाती है, चिल्लाने लगती है कि नहीं फादर आप नहीं हो सकते, बहुत तेज चिल्लाने लगती है। पर यहाँ पे जो वो बंदा है वो फिर भी चिल्लाता रहता है। तो यहाँ पे तभी जो स्वाम का फ्रेंड है एकदम से उसे फिर पीटना स्टार्ट कर देता है। पर जो यहाँ पे स्वाम के फादर एकदम से एक बड़ा सा चाकू उठा लेते हैं, कहते हैं अच्छा ज़्यादा होशियार बन रहे हो, और एकदम से उस चाकू को चलाने लगते हैं। और जो गलती से जो चाकू है वो स्वाम के हाथ में आ जाता है। स्वाम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं स्वाम ये इलीगल काम है, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। पर यहाँ पे जो स्वाम के फादर बिल्कुल भी डर नहीं रहे होते हैं, कहते हैं कि हिम्मत है तो आओ मारो मुझे, मारो मुझे, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मारो। और तुम क्या चाहती हो, देखना कि मैं जैसे कि मैंने तुम्हारे डैड को मार दिया था ऐसे ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो समझ जाते हैं कि सच में ये जो बंदा है ये मेरा रियल फादर नहीं हो सकता। यहाँ पे जो जाई है वो चाकू छुड़ाने में उसकी हेल्प करती है। पर यहाँ पे उससे कहती है स्वाम भागो नहीं तो तुम्हारे फादर तुम्हें मार देंगे। तो स्वाम जो रोड पर भागने लगती है तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है, और उस गाड़ी से जो है स्वाम के फादर को मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी गाड़ी आती है तो उसको जो है एक साउल बचा लेती है, जो व्हाइट कलर की साउल जो हमेशा स्वाम को दिखती है, वो साउल जो है फिर से स्वाम को उस गाड़ी से बचा लेती है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उस बंदे को देखती है कि उस बंदे ने उसको फिर से बचाया, उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है, और यहाँ पे वो बैठ जाती है, बेहोश सी हो जाती है। तो यहाँ पे वो देखती है कि वो जो साउल है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। फिर उसकी नज़र जो है दूसरी तरफ जाती है, जो उसके फेक फादर होते हैं, जो उसकी फादर उन्हें की एक्टिंग कर रहे होते हैं उस तरफ जाती है। यहाँ पे एक्चुअल में वो बंदा मर चुका होता है, पर जो उसकी साउल है फिर से स्वाम के पास आ रही होती है। पर वो जो बहुत बुरा इंसान होता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए होते हैं, तो जो है उसके लिए नर्क का नीचे का दरवाज़ा खुल जाता है, और वो ज़मीन के अंदर उसकी जो साउल है वो समा जाती है। और यहाँ पे जो उसके फेक फादर की साउल है वो ख़त्म हो जाती है, और जो बंदा है वो मर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग ये सारा का सारा इंसिडेंट देख रहे होते हैं, और एकदम से जो हमारी स्वाम है वो भी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है और दोनों ही बॉडी को उठा के जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर लेके आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो भी फिलहाल जिंदा होती है, पर उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होती है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी सी होती है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो पूछते हैं कि जो दूसरी बॉडी थी क्या आप उसके भी गार्जियंस हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो कहती है कि हमें नहीं पता कि वो बंदा कौन है, और यहाँ पे वो कहती है कि अब तक जितने भी कर्म थे उसके साथ कर्म थे वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे न्यूंग और पेडेट आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, जितना भी खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और वो फॉर्म को फिल करने लगते हैं। तो यहाँ पे तभी अंकल थवान आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये फॉर्म फिल नहीं करोगे, मैं फॉर्म फिल करूंगा, और जितना भी स्वाम की बीमारी का खर्चा होगा वो सब मैं उठाऊंगा। फिर तो हम देखते हैं कि जो एकदम से ये बात जो है अंकल तीरक को भी पता चल जाती है कि जो स्वाम है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो रुत को बताते हैं। यहाँ पे जो रुत एकदम से जाने के लिए सोचता है, पर तभी वहाँ पे सुख आ जाती है, वो ऐसे कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तीरक से कह देता है कि तुम देखाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एक है उसको भी पता चल जाता है स्वाम का एक्सीडेंट हो गया, तो जा रहा होता है। तो तभी जो डा है उससे कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो यहाँ, मतलब कि तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है कि वो लड़की मरने वाली है, मरने दो, तुम्हारी वाइफ थोड़ी है, अगर कभी मेरा एक्सीडेंट होता तो तुम कभी भी ऐसे भागते हुए नहीं जाते। तो यहाँ पे जो एक है वो कहता है कि देखो तुम बिल्कुल ऐसी बात मत किया करो जैसे तुम इंसान ही नहीं हो, वो जो बंदी है आज बिल्कुल मौत के मुंह में पड़ी हुई है, और फिर भी तुम ऐसे कह रही हो। पर जो डा है एकदम से रोने लगते हैं। तो यहाँ पे जो एक है उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको नहीं जाना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, तो फिर वो रुक जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो जाए और पेडेट से कह के जाते हैं कि प्लीज़ इसका ध्यान रखना, और तभी वहाँ पे जो तीरक है उसको देखने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे जो पेडेट है उससे पूछता है कि क्या रुत देखने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पे जो तीरक है वो कहते हैं कि नहीं, मैंने रुत से कहा था पर उसने आने से मना कर दिया। तभी हम देखते हैं कि स्वाम की मॉम है वो तीरक को देख के चिल्लाने लगती है, कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा मालिक तो नहीं आया मतलब उसे देखने के लिए, मतलब मेरी बेटी को देखने के लिए, और बहुत बुरा इंसान है तुम्हारा मालिक। तो यहाँ पे जो तीरक है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो है स्वाम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे उसे देखने के लिए आ गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो रुत को अपने फादर के पास लेके आती है। आज उसका अपने फादर के साथ लंच होता है, तो यहाँ पे वो रुत को भी अपने साथ लेके जाती है। तो यहाँ पे जो सिया है वो रुत से कहता है कि वैसे मुझे ना हमेशा तुम्हारे जैसे एक इंसान अपनी लाइफ में चाहिए था जो कि मेरा कारोबार संभालने में मेरी हेल्प करे। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो एकदम से कहता है कि क्यों, आपकी बेटी भी तो है, वो भी तो आपका कारोबार संभाल सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा सिया है वो कहता है कि सिया है वो ये कहता है कि जो सुख है वो एक लड़की है, वो वीक है और वो इस कारोबार को नहीं संभाल सकती है। मुझे जो है हमेशा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि एक पावरफुल हो, मतलब कि एक लड़का हो और जो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे जो सुख है ये सारी बात सुन रही होती है, पर जो रुत है वो कहता है कि आज के टाइम में आप ऐसी बात कर रहे हैं, आज के टाइम में लड़का लड़की सब बराबर हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो बीपी न्यूंग है वो उसके पास फ़ोन आता है, उसके पास चीचा का फ़ोन होता है। वो मतलब कि जो उनका सारा का सारा कुछ काम होता है अच्छा खासा बिगड़ चुका होता है, क्योंकि एक दिन पहले जो हमारा सिया है उसने रुत से कहा होता है कि तुम इस बार कंटेनर की स्मगलिंग करोगे। पर यहाँ पे जो चीचा है बिना सियाह से पूछे दूसरे रास्ते से कंटेनर की स्मगलिंग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सारा का सारा सामान जो है पुलिस वाले सीज कर लेते हैं। इस बात पे जो सियाह है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसको मारता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा
रुत है वो सुख से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर तुम्हें हमेशा ऐसे वीक मानते हैं? तो यहाँ पे जो हमारी सुख है वो बताती है कि मेरे फादर का मानना है जो लड़कियां हैं वो बहुत वीक होती हैं और जो लड़के हैं वही सारा काम संभाल सकते हैं। और इसी वजह से जो मेरी मॉम है उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि मेरी मॉम जो है एक लड़के को जन्म नहीं दे पाई थी। और फिर मेरे फादर ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया कि तुम एक लड़का नहीं दे पाई मेरे को, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, धीरे धीरे बीमार हो गई और वो मर गई। वो हमेशा मानते हैं कि एक लड़की मतलब वीक हो सकती है, जैसे कि मुझे मेरी मॉम को। और साथ में मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मेरी दादी ने मेरे फादर को अच्छी परवरिश दी होती तो आज उनकी सोच ऐसी नहीं होती। दूसरी हम देखते हैं कि जो बीपी निंग है जो चीचा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सियाह की बात क्यों नहीं मानी। तो यहाँ पे वो बताता है कि उसको ना उस पुलिस वाले पे यानी रुत पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो प्रूफ करना चाहता था कि वो काम कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो हमारा चीचा है वो अपने इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो बीपी निंग है वो पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा चीचा है वो बताता है कि एक्चुअल में उसको ब्रेन कैंसर है, और अगर ये बात सियाह को पता चल गई तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे मार देगा। तो यहाँ पे जो हमारा बीपी न्यूंग है उसको एकदम से सियाह की बात याद आती है कि एक बार सियाह ने कहा था कि वो सिर्फ वो डॉग्स पालता है जो कि हेल्दी होते हैं, जो उसके काम के होते हैं, जो डॉग्स उसके काम के नहीं होते उन्हें मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा सियाह है वो अपने कैबिन में बैठा होता है, वहाँ पे बैठे बैठे अपने पास के दिन याद कर रहा होता है। यहाँ पे वो याद करता है कि जब वो बहुत छोटा था, मतलब कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम जो है एक दिन एक लड़के को अपने घर पे लेके आती है। यहाँ पे जो वो लड़का है वो पूछता है कि ये लड़का कौन है, मतलब सियाह कौन है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि ये ना मेरा दूर के कजिन का बेटा है, और यहाँ से उसे बाहर जाने के लिए कहती है। और यहाँ पे जो हमारा सियाह है वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, क्योंकि जो उसकी मॉम है वो गलत काम करती है। तो यहाँ पे जो सियाह है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम जो है वो एक ऐसी औरत है जो कि पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाती है। यहाँ पे फिर वो अपनी मॉम से कहता भी है कि मॉम काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपने यही तरीका क्यों चुना। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि देखो मेरा पति मर चुका है और ये सबसे ईजी तरीका है, और वैसे भी मैं कभी चाहती नहीं थी कि तुम पैदा हो और तुम फालतू में पैदा हो गए। तो यहाँ पे जो सियाह है वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एक है वो स्वाम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वो देखता है कि जो रुत है वो भी उससे मिलने के लिए आया है। तो यहाँ पे जो एक है और रुत एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे जो एक है उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पे मिलने के लिए आए हो, लगता है तुम भी स्वाम को मिस करने लगे हो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक है वो रुत से किससे बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो रुत उससे कहते हैं कि देखो फालतू की बकवास करने की मुझसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एक है वो उससे कहता है कि चलो बैठ के बात करते हैं। और फिर जो हमारा रुत है उसके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों साथ में कैंटीन वगैरह में जाके बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक है वो उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम टाइप के हैं, पर तुम मुझसे ज़्यादा बुरे हो क्योंकि तुमने स्वाम का यूज़ किया है। बेशक मैंने हमेशा स्वाम को यूज़ करने की कोशिश की है, पर मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया है। हम दोनों एक जैसी हैं, जैसे कि मैं भी स्वाम को पसंद करता हूँ, फिर भी मैंने डा को चुना, और जैसे तुम भी स्वाम को पसंद करते हो तुमने भी सुख को चुना, क्योंकि तुम्हें एक हाई स्टैंडर्ड एक लेवल वाली वाइफ चाहिए, ना कि स्वाम जैसी लो स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है ये सारी की सारी बात सुन रहा होता है, पर यहाँ पे जो एक है वो कहता है कि देखो मैं स्वाम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं सच में चाहता हूँ कि उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, और तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ ऐसा करना। फिर हम देखते हैं कि रुच जो है वहाँ से उठ के चला जाता है। जैसे वो अपनी गाड़ी में आके बैठता है तो पीछे वाली सीट पे बीपी न्यूंग बैठा होता है, और यहाँ पे उससे कहता है कि देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये जो काम है ये बिल्कुल दलदल की तरह है, अगर तुम इसमें फंस जाओगे तो फंसते चले जाओगे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो। तो तभी जो बीपी न्यूंग कहता है कि देखो ये मेरा काम है, मुझे ये काम दिया गया है कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ, और मुझे पता लगाऊँ कि जो तुम हो वो अभी एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक सच में क्रिमिनल की तरह काम करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि विश्वास करो मैं अब सियाह का ही बंदा हूँ, और जो यहाँ से बीपी न्यूंग है वो चला जाता है। यहाँ पे जो रुत है वो समझ जाता है कि हर जगह सियाह के बंदे उस पर नज़र रखे हुए हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है उसको कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी वो बेहोश, मतलब कि बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आ रही होती है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है और जो सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि अब तक स्वाम को होश नहीं आया होता, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम की मॉम रोली होती है, कहती है कि प्लीज़ बेटा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ वापस आ जाओ, हम दोनों मतलब कि मैं तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। और तभी वहाँ पे अंकल थ्वान और अंकल पेडिट आ जाता है। यहाँ पे उसकी मॉम से, मतलब स्वाम की मॉम से कहते हैं कि प्लीज़ हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप हमारे साथ बात करने के लिए बाहर आ सकती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम जब बेहोशी की हालत में होती थी, उसकी साउल है जो उसकी आत्मा है वो अपने फादर की आत्मा से मिलने के लिए गई होती है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो पूछती है कि क्या आप मेरे फादर हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ मैं आपका फादर हूँ। तो यहाँ पे स्वाम कहती है कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मतलब मेरी सिस्टर को क्यों छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे जो उसके
फादर है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अंकल थुआन है वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हस्बैंड्स का क्या मैटर था, तो यहाँ पे बताती है कि एक्चुअल में जो हस्बैंड उसका बना हुआ था, फिलहाल जिस बंदे की अभी भी डेथ हुई है वो उसका फेक हस्बैंड था। वो बताती है कि जो पीकॉब नाम का बंदा होता है, मतलब जो कॉब नाम का बंदा होता है, वो एक वहाँ पे काम करने वाला इंसान होता है जहाँ पे पहले स्वाम की मॉम रहा करती थी। स्वाम की मॉम एक ढाबे टाइप में होटल में काम किया करती थी और वहाँ पे कॉब नाम का बंदा डेली आया करता था और धीरे धीरे एक दूसरे को देखते देखते उन दोनों के बीच में अफेक्शन और अट्रैक्शन हो गया था और एक दूसरे को देख देख के मतलब कि उनके बीच में प्यार होने लगा था। यहाँ पे जो हमारी स्वाम की मॉम है वो भी कॉब को पसंद करती थी और जो कॉब है वो भी स्वाम की मॉम को पसंद करता था। धीरे धीरे उनकी पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और जो उनका रिलेशन है वो आगे बढ़ने लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉब है वो डेली स्वाम की मॉम से मिलने आया करता था। यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है उन्हें भी अच्छा लगता था कि कॉब उनसे मिलने के लिए आए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी जो स्वाम की मॉम है वो कॉब से गुस्सा भी हो जाया करती थी जब वो लेट आया करता था। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि जो कॉब नाम का बंदा था वो बहुत अच्छा इंसान था, पर एक जो उसका फेक हस्बैंड बन के बैठा था वो इंसान जो है उसका एक लवर था जो कि उससे मतलब कि एक साइड प्यार करता था, एक तरफा प्यार करता था, पर जो स्वाम की मॉम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और फिर जो बंदा था वो जेल में चला गया था। जब वो जेल में चला गया था तो उस टाइम पे स्वाम की मॉम और जो कॉब है उसकी शादी हो जाती है, उन दोनों की शादी हो जाती है। उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा खुशहाल लाइफ होती है, वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम ज़मीन खरीदेंगे, उसमें खेती बाड़ी करेंगे और जो पैसा आएगा उससे अपना एक बड़ा सा घर बनाएंगे, वो ये सब सोचते हैं। और जो उनकी फैमिली वो बहुत अच्छी चल रही होती है क्योंकि जो स्वाम की मॉम है वो प्रेग्नेंट भी होती है। यहाँ पे जो कॉब नाम का बंदा होता है यानी स्वाम के जो फादर होते हैं उसकी मॉम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें उसे बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। उनकी फैमिली बहुत खुशहाल सी होती है। फिर पी ऑयल का जन्म हो जाता है और जो स्वाम की मॉम है वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, उनकी लाइफ बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह चल रही होती है, हैप्पी फैमिली की तरह। और यहाँ पे जो पीकॉक नाम का बंदा है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, पर जो दूसरा वाला बंदा होता है जो कि स्वाम की मॉम से एक तरफा प्यार करता है वो जेल से छूट जाता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जिस बंदे से वो प्यार करता था उसने उससे मतलब किसी और से शादी कर ली है और वो इस बात को सहन नहीं कर पाता है। और फिर जब जब स्वाम के फादर अपने जॉब पे जाते हैं मतलब कि अपने काम के लिए जाते हैं तो वो स्वाम की मॉम से मिलने के लिए आता है, उससे पूछता है कि तुमने मतलब कि मुझसे बिना पूछे और जब मैं जेल में था शादी कैसे कर ली, अब देखो अगर तुमने शादी कर लिया तो उसका क्या इंतजाम होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वाम की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड कॉब से कहती हैं कि देखो मुझे अब इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहना, हम क्यों ना शहर चलते हैं, हम बैंकॉक चलते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम के फादर वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी और 1-2 महीने बाद तुम ठीक हो जाओगी तो हम तब बैंकॉक चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, और वो रोने लगती है। तो यहाँ पे जो पीकॉक है वो समझाते हैं कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी इस हालत में हम इतना बैंकॉक जितना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते हैं, तुम टेंशन मत लो, जैसी तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी हम बेबी को लेके बैंकॉक चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी स्वाम की साउल अपने फादर से कहती है कि प्लीज़ फादर वापस आ जाइए, मैं पी ऑयल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो रो रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो मतलब कि स्वाम की मॉम और जो उसके फादर हैं अपने बच्चे वगैरह को सुला रहे होते हैं। यहाँ पे एकदम से जो स्वाम की मॉम के पेट में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे जो पीकॉक है वो कहते हैं कि अपने मतलब कि जो पेट में बेबी होता है उससे कहते हैं कि प्यार से बेटा तुम्हारी मॉम है। फिर एकदम से हम देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बजता है और घर के दरवाजे पे एक्चुअल में जो एक तरफा प्यार करने वाला बंदा होता है वो आया होता है और वो स्वाम के मॉम के हस्बैंड को यानी स्वाम के फादर को मार देता है। यहाँ पे जो स्वाम की मॉम देखती रह जाती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है पर कोई भी नहीं सुनता है। तो तभी जो बंदा होता है जो स्वाम का फेक फादर होता है वो कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की और किसी को बताने की कोशिश की तो मैं सबसे कह दूंगा कि तुम जो हो मुझसे प्यार करती थी, मतलब 3-4 लड़कों से प्यार करती थी और तुमने हमें पैसे दे के बुलवाया था ताकि हम तुम्हारे हस्बैंड को मार दें। और तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है उनका वाटर बैग फट जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी होते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस टाइम पे स्वाम का जन्म हो जाता है जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताती है कि उस मतलब कि उसने अपना आज तक अपनी बेटियों को ये बात इसलिए नहीं बताई और पुलिस में कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि उसे पता था कि जो बंदा था जो उसका फेक हस्बैंड बन के बैठा था वो बहुत क्रूल टाइप का इंसान था। अगर वो किसी को बता देती तो जैसे उसने उसके सामने उसके हस्बैंड को मार दिया था ऐसे उसकी बेटियों को भी वो मार सकता था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी
स्वाम की साउल है वो अपने फादर से पूछती है कि फादर, हमेशा मॉम जानती थी कि आप हमारे फादर हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा उस बेकार इंसान को हमारा फादर बना के रखा, मॉम बहुत बुरी है। तो यहाँ पे जो उसके फादर वो समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मॉम सच में बहुत अच्छी है, उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, वो जो बंदा है वो तुम्हें परेशानी ना पहुँचा पाए, और जो तुम्हारी मॉम है वो बहुत अच्छी है, और तुम्हें अपनी मॉम का मेरे बिहाफ पे, मतलब मेरे लिए अपनी मॉम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी बड़ी सिस्टर प्यूएल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसके साथ वैसे ही इतना बुरा हो चुका है। और वो उससे वादा करते हैं कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम अपनी मॉम का हमेशा ख्याल रखोगी और अपनी सिस्टर का भी ख्याल रखोगी, वादा करो मुझसे। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहते हैं कि ठीक है फादर, मैं हमेशा वादा करूँगी। और फिर उसको हक करते हुए कहते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें हक किया है ये जाके तुम अपनी मॉम को भी देना और अपनी सिस्टर को भी देना। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि ठीक है। फिर उसके फादर कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ नहीं रुक सकती, जाओ अब तुम अपनी ज़िंदगी में वापस जाओ और वापस अपनी बॉडी में जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो हमारी स्वाम है एकदम से उसको होश आ जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी ओर की जो स्वाम की मॉम एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो लाइफ इंश्योरेंस की इंश्योरेंस वगैरह करने आई होती है। वो कहती है कि अभी मेरी बेटी जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डा और सुख आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो ना उससे स्वाम से मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो जाइए वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों को उससे मिलने के लिए, उसकी तबीयत वैसी ख़राब है और तुम्हें देख के वैसे उसका फिर और ज़्यादा उल्टी करने का मन करेगा। तो यहाँ पे जो सुख है वो कहती है कि एक तो हम यहाँ पे इतने प्यार से मिलने आए, ऊपर से तुम हमें भगा रहे हो। और तभी जो है यहाँ पे जाई जो है उसको उनको दोनों को बहुत ज़्यादा खरा खोटा सुना के भगा देती है कि तुम यहाँ से जाओगी या फिर मैं भी पुलिस को बुलाऊँ। तो यहाँ पे जो दोनों बंदी हैं वहाँ से जाने लगती हैं। फिर जो जाई है उनको भगा देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है उसको होश आ जाता है। यहाँ पे जो उसकी मॉम है, सिस्टर, बहुत जल्दी भाग के आती है और कहती है कि अब क्या बेटा तुम ठीक हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो उन दोनों को हक करती है, कहती है कि क्या आप दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है रोने लगती है कि मेरी दोनों बच्चियाँ जो है बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सिया हा और जो उसके दोनों असिस्टेंट हैं यानी चीजा और बिपिन यूंग, वो एक ऐसे रूम में होते हैं जहाँ पे वो ब्लैक मूवी टाइप की जो मूवीज़ होती हैं वो बनाते हैं, मतलब कि जहाँ पे वो लड़कियों को काटा पीटी करते हैं। तो वहाँ पे जो है उसको बिपिन यूंग से कहते हैं कि यहाँ पे रुत को लेके आओ। तो यहाँ पे जो उसके दोनों असिस्टेंट, उसको ऐसा लगता है कि अबे यार यहाँ पे तो कोई बंदा भी नहीं आता, यहाँ पे उसको कैसे लेके आने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो सिया है उससे कहता है कि आओ आज हम सब यहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ पे मतलब कि आज रुत के अंकल भी आए होते हैं, क्यों ना हम सब साथ में ड्रिंक करें। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उस जगह को देख रहा होता है, वहाँ पर खून खून होता है, अजीब अजीब से हथियार होते हैं। और तभी वो जो है सियाह ड्रिंक बनाने लगता है और रुत से कहता है कि लो रुत ये जो ड्रिंक है सबको पास करो। और यहाँ पे जो हमारा सियाह है वो बातें कर रहा होता है कि अब मुझे रुत पे विश्वास हो गया है कि मतलब ऐसे अजीब सी घिनौनी जगह पे आके भी वो इतनी शांति से बैठा हुआ है, यानी इसका मतलब वो अब हमारा ही बंदा है। और फिर वो रुत के हाथ से चीचा को ड्रिंक दिलवाता है। यहाँ पे जो हमारा रुत है वो चीचा को ड्रिंक देता है और सबको वो ड्रिंक देता है। फिर उसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा सियाह है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सोच रहा हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो रुत के बारे में पूछते तो जो पेडेट है वो बताता है कि जो रुत है वो आजकल सियाह की बेटी को डेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सियाह है वो चीचा से मतलब कि रुत से कहता है कि कल जो है लड़कियों का एक कंटेनर जाएगा, तुम्हें उसको एक जगह पे पहुंचाना है। तो एकदम से चीचा उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करता है कि ये पुलिस वाला है, सारे के सारे काम आप इसे क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सियाह है वो चीचा को डांटने लगता है। यहाँ पे जो बिपिन यूंग है इस बात पे वो भी ऑब्जेक्शन उठाता है, पर उस टाइम पे सियाह उसे भी डांट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो हमारा सियाह है उसको रुत को भी डांटने लगता है। तो यहाँ पे जो अंकल दीरेक है वो कहते हैं कि आप मेरे भतीजे को ऐसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो सिया है वो कहता है कि तुम कितना ड्रामेबाज इंसान हो ना, तुम इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तुम ये चाहते थे कि जब इसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब ये भी मर जाए, और आज देखो तुम कैसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम इससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारा सिया वो चीचा है उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसके मुँह से झाग निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो बिपिन यूंग है एकदम से उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर सिया रुक कहता है कि रुक जाओ, अब ये मरने वाला है क्योंकि इसने अभी जहर वाली अल्कोहल पी थी, अब ये जिंदा नहीं रहेगा। वहीं पे जो हमारा चीचा है वो दम तोड़ देता है। और यहाँ पे जो बाकी के वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं एकदम से शॉक में हो जाते हैं, अबे यार इसने अपने बेस्ट फ्रेंड को या यानी कि जिस बंदे के साथ बचपन से रह रहा है उसी को मार दिया है। यहाँ पे जो हमारा सिया कहता है कि मैं उन कुत्तों को कभी नहीं पालता जो अब बीमार हो चुके हों। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि वैसे भी चीचा को रिप्लेस करने के लिए मुझे एक नया बंदा मिल गया है जो कि है रुत। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा सिया है वो अपने कैबिन में बैठा होता है, अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसने जो भी किया होता है उस पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, वो रोने लगता है क्योंकि जो चीचा है उसका बेस्ट फ्रेंड एक तरीके से उसका बचपन का साथी होता है, जितना भी काम किया होता है उन्होंने आज तक एक साथ किया होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उस मतलब कि खुद भी रो रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने गलत किया। फिर तभी वहाँ पे बिपिन यूंग आ जाता है, उससे कहता है कि सिया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुमने चीचा को क्यों मारा। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो वो बीमार हो चुका था और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब
बीमारियों को फेस करने वाला था, दुख फेस करने वाला था, उसकी जो लाइफ है आगे के ख़राब होने वाली थी, इसलिए मैंने उसको मारकर उसको आज़ादी दे दी। तो यहाँ पे जो चीज़ें जो बीपी न्यूंग है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका उस बीमारी का इलाज भी हो सकता था। पर यहाँ पे जो हमारा सिया है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी किया है मैंने सही किया है, और वहाँ से जो हमारा बीपी न्यूंग चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल दीरेक हैं वो रुत को उसके घर पे छोड़ने के लिए आते हैं, उससे कहते हैं कि रुत मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। पर तभी जो हमारा रुत है उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो अंकल, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं उस दिन मर ही जाता जिस दिन मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी। कम से कम जिन अंकल को मैं अपना आइडल मानता था उनका ऐसा रूप तो मुझे नहीं देखना पड़ता, और वो अंदर चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर अंकल थवान खड़े होते हैं। जो कहानी फ्लैशबैक में चलती है कि जब वो दोनों अंकल थवान और अंकल दिरेक जो है सियाहा को पकड़ने वाले थे, तो उसकी एम टाइम पर जो अंकल दिरेक हैं उन्होंने अपना जो प्लान था वो चेंज कर दिया था। सियाहा को पकड़ने के बजाय वो दूसरे बंदे के पीछे पड़ गए थे, जिसकी वजह से अंकल थवान जो है उस केस से अलग हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मेन बंदा है इस ड्रग स्मगलिंग वगैरह का वो पकड़ा जाए, ना कि वो बंदे पकड़े जाएं जो कि छोटे मोटे काम करते हैं। पर यहाँ पे जो अंकल दिरेक है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वहाँ पे उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया था ताकि उस बंदे को मतलब कि सियाहा की जगह दूसरे बंदे को पकड़ पाएँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग वगैरह के सीन आते हैं। यहाँ पे अंकल थवान जो है वो फिर से अंकल दिरेक की मदद करते हैं, क्योंकि वो बीच में फंस भी जाते हैं अंकल दिरेक, यहाँ पे उसकी मदद भी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अंकल दिरेक है वो सोचते हैं कि जो अंकल थवान है वो उसके साथ मिल चुके हैं, पर जो अंकल थवान है फिर भी उसके साथ नहीं मिले होते, क्योंकि वो सच में चाहते थे कि किसी छोटे मोटे स्मगलिंग करने के वाले के बजाय जो मेन बंदा है यानी सियाहा उसको पकड़ा जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जीत होती है इसको बड़ी बड़ी जीत की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पर फिर भी जो हमारे अंकल थवान है वो अंकल दिरेक से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम पिछले 1 साल से उस सियाहा का पीछा कर रहे थे और ये बहुत सही टाइम था। तो यहाँ पे जो अंकल दिरेक है वो कहते हैं कि अभी यार जो हमने ये बंदा पकड़ा है ये भी तो ड्रग स्मगलिंग करता था। तो वो जो हमारा अंकल थवान है वो कहते हैं कि जो सियाहा है वो ड्रग्स को यहाँ पे मतलब कि हमारी कंट्री में लेके आता है, ये बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं जो हमने पकड़े हैं ये तो सिर्फ उस ड्रग को बेचते हैं, अगर हम सियाहा को पकड़ देते तो आज ही वो सारा मैटर खत्म हो जाता। और फिर हम वो दोनों अलग हो जाते हैं, वो दोनों अपना अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। दूसरी ओर हम देख लेते हैं कि जो हमारा रुत है अंकल दिरेक से कहता है कि मैं अब आपको कभी भी अपना आइडल नहीं मानता हूँ और मैं नहीं आपको पसंद करता हूँ, और अपने घर में चला जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा बीपी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। यहाँ पे हमारा जो सिया है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि आज जो उनका अपने एक साथी होता है यानी चीचा होता है उसने उनके सामने अपना दम तोड़ा होता है, और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है उसकी एंडिंग हो जाती है। टुडे शाउट आउट गोज टू रीमा सरदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।